ज़्यादातर स्टोरीज स्कूल और कॉलेज में शुरू होती हैं और बहुत कम स्टोरीज कॉलेज के बाद तक टिक पाती हैं। कार्तिक एंड रानी पहली बार कॉलेज आईटीआर में मिले थे और ऐसे ही मिलते मिलते उन दोनों को प्यार भी हो गया था। आज कॉलेज के आखिरी दिन में सबकी तरह इन्होंने भी कसम खाया कि साथ में रहेंगे, पर इनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी क्या खेल खेलने वाली थी। हे गाइस, वेलकम टू एसटीएस। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। वीडियो स्लो लग रहा है तो प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज कर दीजिए, पर एपिसोड को आखिर तक ज़रूर देखना। हम दोनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, और सब की तरह मैं भी कैजुअली पढ़ाई कर रहा था ग्रेजुएशन के दौरान। अब जब मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अब क्या, फिर लगा कुछ तो करना ही है। इस साल का मेरा गेट उतना अच्छा नहीं गया था कि मुझे कहीं पे एमटेक की एडमिशन भी मिले, और पीएससी तो दूर की बात। तो मैंने डिसाइड किया कि एक साल प्रिपेयर करूंगा गेट के लिए और सब कुछ एक साल में अच्छे से पढ़ लूंगा। और उस तरफ रानी का भी ग्रेजुएशन कुछ अच्छा नहीं गया था, तो उसके पापा उसे बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करने बोले। रानी के पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने रानी को हैदराबाद भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। और मेरे घर में उतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है, तो मैं मम्मी पापा को कन्विंस कर लिया कि मैं भी हैदराबाद जाके प्रिपेयर करूं, जिसके बहाने में उसे मिल सकता था। तो हैदराबाद शिफ्ट होने के बाद हम रोज़ अपना क्लास जाते थे और फ्री टाइम में थोड़ा घूमने चले जाते थे। पढ़ाई में भी एक दूसरे को काफ़ी मदद किया करते थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। हैदराबाद में रानी का भाई भी पढ़ाई कर रहा था, और जब हम घूमने कहीं जाते थे या मूवी देखने जाते थे तो रानी को बस एक ही चीज़ का डर रहता था कि उसका भाई ना देख ले। उसकी एग्ज़ाम को करीब 1 महीना बचा था और हम एक वीकेंड भाईजाग गए थे घूमने के लिए। बीच में घूमते घूमते यही डिस्कशन कर रहे थे कि बहुत कुछ पढ़ लिया है अभी, अब रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, क्या करना है वगैरह वगैरह। थोड़ा और मस्ती की और वापस चले आए। मंडे इवनिंग को रानी मुझे कॉल करी और बोली कि एक प्रॉब्लम हो गई है। कल मेरा भाई भी भाईजाग में था और उसने हमें साथ साथ देख लिया है। और अभी पापा मुझे कॉल किए और बोले कि बोरिया बिस्तर बांध, कल मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। रानी बोली, कार्तिक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही थी कुछ भी, पर मैंने उसे बस काम रहने के लिए बोला और मुझे समझ आ गया कि एल लग गया। अगले दिन उसके पापा आए और उसको लेके कोरापुट चले गए। बाय द वे, कोरापुट उनका घर है। क्योंकि रानी का एग्ज़ाम नज़दीक था तो उसके पापा नहीं चाहते थे कि वो अभी डिस्टर्ब हो, तो उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया नहीं, सब कुछ वैसे ही रहने दिया जैसे था। और बस इतना ही कहा कि उस लड़के से बात मत करना, पढ़ाई पे ध्यान दो और एग्ज़ाम क्लियर करो। और रानी भी वैसे ही करती गई। उसने फ़ोन मैसेज कुछ भी नहीं किया, बस पढ़ाई पे अपना ध्यान लगा रही थी। पर फिर भी मिस तो वो करती थी बहुत। रानी के जाने के बाद मुझे भी हैदराबाद में और मन नहीं लगा, तो मैं भी भुवनेश्वर वापस आ गया और घर में पढ़ाई करने लगा। एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैसेज करी और बोली, बहुत मिस कर रही हूँ, मुझे एग्ज़ाम सेंटर में आके मिलोगे। मिस तो मैं भी उससे कर रहा था बहुत, और ये रिस्क तो मुझे उठाना ही था। रानी अमरीशपुरी के साथ बीबीएसआर पहुँच गई थी एक दिन पहले ही। अब मुझे मनी हाइस्ट जैसा कुछ प्लान करना था ताकि रानी के बाप मुझे पकड़ ही ना पाए और रानी से मुलाकात भी हो जाए। ये तो जाहिर है कि कार्तिक प्रोफेसर जितना तो जीनियस है नहीं, तो क्या वो सक्सेसफुली रानी से मीट कर पाएगा या फिर अमरीशपुरी उसे पकड़ लेगा। तो उस दिन उस फ़ोन के बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने उस रात को उसे मिलने के लिए बुलाया। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसके पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। यहाँ से जाने के बाद रानी के साथ किस तरह ट्रीट किया जाएगा, क्या उसको फ्रीडम मिलेगी या अपने ही घर में एक कैदी की तरह उसे जीना होगा। हम दोनों अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत कॉन्फिडेंट थे, और कहीं ना कहीं ये हमें यकीन था कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। आज या कल हम ज़रूर एक होंगे। और रही बात पेरेंट्स के फोर्स की, जब तक मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ और तुम मुझे, तो उसका भी कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। कार्तिक रानी को दिलासा दिया और उसकी मासूम सी मायूस चेहरे पे एक मुस्कान ले आया। बस यही मुस्कान, कार्तिक बोला, यही तो मुझे चाहिए हमेशा। उस दिन कार्तिक रानी को एक फ़ोन देता है जिससे कि वो चोरी छुपे बात कर सकती थी। कार्तिक को लग रहा था कि जिस प्रकार रानी के पापा ने बुलाया है वो डेफिनेटली उसका फ़ोन सीज कर लेंगे, तो कार्तिक ने फॉल बैक प्लान पहले से बना के रख लिया। पर घर जाने के बाद वैसे कुछ हुआ नहीं जो कार्तिक एक्सपेक्ट कर रहा था। रानी को उसकी फ़ोन यूज़ करना अलाउड था, सो रानी को उस मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी जो उसे कार्तिक ने दिया था। एग्ज़ाम का दिन, मैंने अपनी घड़ी पे टाइम देखा कि 9:30 बज रहे थे और 10 बजे तक गेट बंद होने वाले थे। और मैं जिस पेस से साइकिल चला रहा था उससे मुलाकात होना तो पॉसिबल ही नहीं था। मैं अपनी रफ्तार तेज़ किया, पर साइकिल में अगर आप ज़्यादा पुल करने की कोशिश करोगे तो फर्स्ट ज़रूर जाओगे, पर ज़्यादा दूर तक जाते जाते थक जाओगे। पर यहाँ पे मेरे पास थकने की ऑप्शन ही नहीं थी, और जितना तेज़ हो सके मैं चलाने लगा। जोर पैडल पे थी और नज़र घड़ी पर। जैसे जैसे नज़दीक हो रहा था दिल भी रफ्तार पकड़ रहा था, क्योंकि सिर्फ पहुँचने से मुलाकात होगी इसका कोई गारंटी नहीं था, पर इतना ज़रूर था कि देख उसे ज़रूर पाऊँगा।
रानी पहले ही पहुंच गई थी, गेट में चेक इन करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर ली थी, पर वो बिल्डिंग के अंदर घुसने के बजाय बार बार बाहर देख रही थी। उसके पापा दूर गेट के बाहर से इशारे से पूछने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ, कुछ भूल गई क्या। रानी उसे इग्नोर करके मेरे आने का इंतज़ार कर रही थी। रानी के पापा बार बार इशारा करके कह रहे थे कि अंदर जा। रानी उसे इग्नोर करते हुए सामने गेट की तरफ नज़र टिका के मेरा इंतज़ार करती। अब रानी के पापा अपना पेशेंस खोकर अंदर जाकर उसे कहना चाहते थे कि अंदर जा, चुपचाप एग्जाम दे और वापस आ, पर गेट में सिक्योरिटी ने उन्हें रोक लिया। जब मैं पहुंचा तब देखा कि सिक्योरिटी बिजी थे किसी के साथ, तब मैं रस करके अंदर घुस गया। ये आई कार्ड दिखाओ, सिक्योरिटी चिल्ला के बोला। मैंने कहा लेट हो रहा है, बाद में आके दिखाता हूँ। क्योंकि मैं यंग था और स्टूडेंट जैसे दिख भी रहा था, तो उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं किया। और वैसे भी अंदर तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ही रहा है। मैं सीधा अंदर घुसा और देखा कि रानी स्टेयरकेस पे अभी चढ़ रही है। मैं रस करने की कोशिश की और सडनली मुझे किसी ने धक्का दिया। एक अलग सिक्योरिटी गार्ड था। लाइन में आके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो, उसने कहा। मैंने सॉरी कहा और वापस चला गया। अब मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट थी नहीं, अगर मैं लाइन में लगूंगा तो निकाल दिया जाऊंगा, यानी किसी भी कीमत पर मैं अब बिल्डिंग के अंदर घुस नहीं सकता। मैं भाग के गया बिल्डिंग की दूसरी तरफ। वहाँ पे एक खिड़की थी जो स्टेयरकेस खुला हुआ था। मैंने रानी को वहाँ से दिखने की कोशिश किया, करीबन 1 मिनट तक इंतज़ार किया और मुझे महसूस हुआ कि शायद निकल गई अभी। बस उसी समय वो उस खिड़की के पास से गुजरी। वो मायूस लग रही थी, शायद मेरा इंतज़ार कर रही थी। शायद वो वापस नीचे गई थी एक और बार मुझे देखने के लिए। खिड़की में मुझे साफ दिखाई दे रहा था, पर मैं चिल्ला नहीं सकता था। मैं एक छोटा सा पत्थर लिया और थ्रो किया। वो पत्थर जाके खिड़की पे लगा। वो मुड़ के देखी, देन सरप्राइज हो गई। मायूस चेहरा अब बड़ा सा वो में बदल गया था। उसने मुझे इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी जो कि मुझे समझ नहीं आया, तो वो अपना एडमिट कार्ड ली और कुछ लिख के नीचे फेंक दी। मैंने पर्ची उठाया और देखा, लिखा था कहाँ थे इतने समय। ये पढ़ के मैं अपनी ज़बान को दांतों से काट लिया, जैसे कि मैंने कोई गलती कर दिया हो। मैंने अपनी कान पकड़ के सॉरी यार वाला एक्सप्रेशन दिया। मैंने पेन लिया और जवाब में लिखा, नालायक हूँ, निकम्मा भी, आज भी मैं लेट आया हूँ, पर अगर बात ज़िंदगी की हो ना, तो किसी भी मोड़ पर पीछे मुड़ के देखना, तुम्हारे पीछे हमेशा खड़ा हूँ, लव यू। लिख कर एक पत्थर पे लपेट कर फेंक दिया खिड़की की ओर। पहली बार में वो कैच नहीं कर पाई थी, पर दूसरी बार सीधा अंदर मार दिया। वो पढ़ के मुस्कुराई और उसकी मुस्कान मेरे लिए जन्नत से कम नहीं थी। ये मुस्कान देखकर मेरी ज़बान से एक विस्पर निकला, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। फिर वो घड़ी की तरफ इशारा करी, दिन क्लासरूम की तरफ। मुझे समझ आ गया कि उसकी वक्त हो रहा है और वो वहाँ से चली गई। मैं भी मुस्कुराते हुए गेट की तरफ भागा। सिक्योरिटी चिल्ला कर बोला, टाइम ख़त्म हो गया है, अभी बाहर जाओगे तो अंदर नहीं आने दूंगा। मैं बस उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। एग्ज़ाम होने से पहले कार्तिक बस इसी ख्याल में डूबा रहता है कि फिर कब मुलाकात होगी और कैसे, क्योंकि अब रानी के घर में पता चली गई है तो उसके घर वाले उसके हर काम पे नज़र रखेंगे और इतने स्ट्रिक्ट सिचुएशन में कैसे मुलाकात हो पाएगी। जाहिर सी बात थी कि घर में तो मुलाकात हो नहीं पाएगी, तो एग्ज़ाम ही एक ही अपॉर्चुनिटी थी जिसमें उसके साथ मुलाकात होने का कुछ चांसेस था। इस एग्ज़ाम में एक बार उसे देखने के बाद मैं हमारी पहली मुलाकात याद करने लगा। ऐसा लगा जैसे सदियों के बाद मिल रहा हूँ। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही वो अपने पापा के साथ वापस चली गई, पर अभी उसका एक और एग्ज़ाम बाकी था जो कि अगले महीने था, जिसके लिए उसको फिर से यहाँ पे आना था। यहाँ से घर लौटने के बाद हमने बात करने की कोशिश की, चाहे आधा या कम, पर बात तो करनी ही थी, क्योंकि अब तक जो चीज़ भी हमने सहा था वो अब फ्रस्ट्रेशन बन के बाहर आ रहा था। रानी के दिमाग में भी बस यही चल रहा था कि क्यों इतना छुपना पड़ रहा है, कि ये बहुत नहीं हो रहा है। पर जब आपके हाथ में ज़िंदगी की डोर ना होना तो फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में बदलने लगता है, और वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब रानी डिप्रेस होने लगी थी। 1 महीने बाद उसकी एक और एग्ज़ाम थी, पर अब वो पढ़ाई से बिल्कुल मुंह मोड़ ली थी। मैं फिजिकली तो ये सब देख नहीं पा रहा था, पर उसकी बातों से मुझे साफ पता चल रहा था। धीरे धीरे हालत और बिगड़ने लगी। वो खाना पीना भी भूल रही थी, रात को ना जल्दी सो रही थी ना सुबह जल्दी उठ रही थी, और इन सब के बीच में पढ़ाई कहीं गुम सी हो गई थी। अब यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता था, पर वो मैं ही था जो कुछ कर सकता था। रोज़ वो बेसब्री से रात होने का इंतज़ार करती ताकि मुझसे 2 बातें हो सकें। उसके घर में रह के भी जो घुटन सी महसूस कर रही थी वो दूर हो सकें। पर प्रॉब्लम ये था कि वो मुझसे खुल के बात नहीं कर सकती थी। घर में चाहे आप जितनी छुपा लो, पेरेंट्स को फ़ौरन शौक हो ही जाता है और देर सवेर पता चल ही जाता है। पर बात तो हमें करनी थी, तो हमने इंटरनेशनल मोर्स कोड का इस्तेमाल किया। यानी जब भी कुछ सवाल का जवाब हाँ में देना होता हो तो वो ईयरफोन की माइक पे एक टैप करती
और जब उसे सवाल का जवाब ना देना हो तो वो ब्लैंक ही छोड़ देती। और उस दिन मैं जो कुछ भी सवाल पूछा था, आज खाना खाया, आज पढ़ाई करी या नहीं, सुबह जल्दी उठ रही हो या नहीं, तो सब डैश में ही आंसर आ रहा था। इसे मेरे दिमाग में टेंशन और बढ़ने लगा कि अगर इस डिप्रेशन के वजह से रानी कुछ गलत कर देती है या फिर पढ़ाई करना बंद कर देगी तो फ्यूचर में हमारे मिलने का चांसेस बहुत घट जाएंगे, जो कि मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। और कदाचित वो भी ये चीज़ सहन नहीं कर पाया। तो उसको मोटिवेट करने के लिए रोज़ रात को उससे बात करता था, उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ये सब सही था मेरे लिए, उसे समझाना, मोटिवेट करना, पर मेरे लिए ये भी इम्पोर्टेंट था कि रानी की बात भी सुनूं, क्योंकि जब तक वो अपनी माइंड खाली नहीं करती तब तक उसे राहत नहीं मिलेगी, वो अपने अंदर घुटती ही रहेगी। फाइनली दूसरा एग्ज़ाम भी ख़त्म हुआ। जिसे प्लान था वैसे तो गया नहीं, पर जैसे तैसे करके ख़त्म हो ही गया। अब रानी और चुप रहने की हालत में नहीं थी। अपने आप को एक्सप्रेस करने की खातिर उसे अब बोलना पड़ा, अपनी दिल हल्का करना पड़ा। पर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी कि उसके घर में पता चलने की चांसेस बढ़ गई, और जो चीज़ होना है तो वो होके ही रहेगी। देर सवेर उसके घर में भी पता चल गया कि रानी अब छुप छुप के किसी से बात कर रही है। अब आप कमेंट में बताओ कि अब क्या होगा, उसकी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी और ये दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे। उस दिन रात को बात करते समय रानी के पापा को पता चल गया कि रानी अब किसी से बात कर रही है। अगले दिन उसके पापा आए और बोले, मैंने तुझे कहा था ना बात ना करने को, तुझे बात समझ नहीं आती क्या, मुझे अपना फ़ोन दो। रानी चुप बैठी थी बिकॉज उसे फ़ोन नहीं देना था। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही मैंने क्या कहा, फ़ोन दो अपना, चिल्ला कर बोले। रानी डर के मारे इस बार फ़ोन दे दी। उसके पापा फ़ोन लेके चले गए। कोई अंदाज़ा नहीं था कि फ़ोन कितने दिन तक रखने वाले हैं और कब तक उनका गुस्सा ठंडा होगा। अब रानी और डर गई थी। यह सब सुनने के बाद वो मेरा दिया हो फ़ोन निकालने से भी बहुत डर रही थी। पर इसी दिन के लिए ही तो मैंने उसे फ़ोन दिया था, और रानी भी मुझसे बिना बात करे कैसे रहती। बात तो हमें करना था कैसे भी करके, पर अब केयरलेस नहीं हो सकते थे, क्योंकि अगर घर में पता चल गया इस फ़ोन के बारे में तो डेफिनेटली बहुत हंगामा हो जाएगा। तो अब हम रात 3 बजे या 4 बजे बात करने लगे पहले की तरह, और ज़्यादा देर तक फ़ोन टैपिंग में ही बात करते थे पहले की तरह। चीज़ें वैसे ही चलने लगी। और एक दिन मुझे रानी बोली, मुझे तुम्हें देखना है, क्या तुम यहाँ आ सकते हो। मिलने का तो मेरा ही मन बहुत कर रहा था, कैसे ना कहता, पर वो सिर्फ देखने के लिए बुलाई थी। अगर उसके घर जाऊँ तो शायद देख पाऊँ, पर बात करना अब भी पॉसिबल नहीं लग रहा था। और इधर रानी काफ़ी डिप्रेस रहने लगी थी, तो मुझे कुछ भी करके जाना था, एटलीस्ट उसकी चेहरे पे एक स्माइल तो देख सकता था। तो मैं डिसाइड किया कि हाँ उसके घर जाऊँगा। मैंने घड़ी में देखा कि 3:49 बज रहे थे। मैंने बाइक निकाला और भगाया। सुबह होते ही टैंक फुल कर दिया एक पेट्रोल पंप पे, और फिर रानी के घर की तरफ निकल पड़ा। 9 आवर्स की जर्नी के बाद फाइनली मैं पहुंचा उधर। तब टाइम 1 बज रहे थे। पर प्रॉब्लम ये था कि हमने टाइम फिक्स नहीं किया थी कब मिलेंगे। मैं अगर उसके घर के बाहर जाऊंगा पर वो अगर घर में होगी तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं घर के बाहर हूँ, और वो फ़ोन तो रात होने से पहले निकालेगी नहीं। तो कन्फ्यूजन बहुत सारा चल रहा था दिमाग में। फिर भी अगर इतनी दूर से आया हूँ तो मन में एक खौफ थी कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, उसे देख एक बार ज़रूर पाऊँगा। तभी थोड़ी दूर में ही एक बाइक रुका। वो पीछे मुड़ के देखा, वो रानी का भाई था। ले आ गया मुसीबत, मेरी ज़ुबान से निकल गया। जिसे मिलने आया था वो अभी अनसर्टन है, पर जिसे डेफिनेटली मिलने नहीं आया था उससे मुलाकात हो गई। आफ्टर ऑल यही था वो इंसान जिसने ये सब शुरू किया था। सब कुछ सही चल रहा था अपनी लाइफ में, और सडनली इसी इंसान ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उसने पूछा। मुझे मिलना है रानी से, मैंने कहा। वो नहीं मिलेगी तुमसे, उसने कहा। मेरे पास बस एक ही दिन है, आया हूँ तो मिलके ज़रूर जाऊँगा, मैंने कहा। उसे लगा शायद मैं उसके घर जाके सबसे बात करने वाला हूँ, तो उसने वहाँ कुछ नहीं कहा, और मन में यही सोच के चला गया कि घर आने दो, उसके बाद बात करेंगे। कोरापुट में मेरे 2 दोस्त भी रह रहे थे, शुभेंदु एंड अविलाश। अविलाश जो एक बार प्यार में फेल हो गया था, अब उसकी श्रुति सुधर गई थी और समझ दुगनी हो गई थी। और शुभेंदु को 2 ही चीज़ का खुशबू बहुत पसंद था, एक है वोडका और दूसरी जस्मीन। मैंने अविलाश को फ़ोन लगाया तो उसने मुझे अपना घर का रास्ता बताया। मैं गया उसके रूम, एक टिपिकल बॉयज़ रूम था। मैंने उसे मेरा यहाँ आने का रीज़न बताया। उसने कहा, तेरे को एक बात आज तक समझ नहीं आई ना। मैंने कहा क्या? उसने कहा, हाथी मेरा साथी। मैंने कहा, हाथी मेरा साथी क्या? उसने कहा, अबे हाथी मेरा साथी। मैंने कहा, क्या बोल रहे तुम? अबे हाथ हाथ हैंड हैंड ही मेरा साथी। उधर से शुभेंदु चिल्लाकर बोल रहे हैं, भैया आप गलत बोल रहे हो, बोर्ड का ही मेरा साथी है। फिर हम लोगों ने कुछ बातें किया वहाँ पे, और फिर उन्होंने मुझे हेल्प किया
रानी के घर ढूंढने में। मैं गया उसके घर के बाहर, कुछ देर तक इंतज़ार किया, वो कहीं नहीं दिखी। मैं भी नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश कर रहा था, फ़ोन को घूर रहा था, पर नज़र तो मेरी उसके घर के ऊपर ही थी। कुछ देर बाद मैं चला गया लंच करने। पास के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद मैं फिर गया, इसी होप में कि एटलीस्ट इस बार तो मुलाकात हो जाए। काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, सेम रूटीन फॉलो किया, मोबाइल को घूर रहा था, घर को देख रहा था बीच बीच में, और टाइम भी देख रहा था क्योंकि शाम हो गई थी। तो मुझे लगा कि शायद मुझे अब लौटना चाहिए। तो मैंने लौटने के लिए बाइक घुमाया। थोड़ी देर आने के बाद मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि उसकी विश पूरी नहीं कर पाया और मेरा मन भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि एक लास्ट अटेम्प्ट मार के चलता हूँ, एक बार एटलीस्ट घूम के चलता हूँ, शायद मुलाकात हो जाए इत्तेफाक से। फिर उसके घर के बाहर गया, नहीं हुआ मुलाकात इस बार भी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि वो क्या सोच रही होगी कि मैं उसे मिलने ही नहीं आया। एक बार उसके भाई के साथ भी मुलाकात हो गया, पर उसके साथ नहीं हो पाया। लौटने के टाइम काफ़ी सारे रैंडम थॉट्स चल रहे थे मेरे दिमाग में कि उसके भाई ने बाहर आने से मना तो नहीं कर दिया। अभी जो भी हो, मुलाकात तो हो नहीं पाई थी, तो मैं बहुत अपसेट था। फाइनली मैं रात को अभिलाष और शुभेंदु के रूम में आया। तो अभिलाष पूछा कि क्या हुआ मुलाकात? मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा था हाथी मेरा साथी। मैंने कहा चुप करना बे। फिर हम लोगों ने काफ़ी सारे बातें की कॉलेज के बारे में, और कॉलेज के बाद अपनी लाइफ कैसे चल रही उसके बारे में। अभी लाइफ काफ़ी बदल गई थी हम लोगों की, और शुभेंदु भी बेवड़ा बन गया था। उस रात हमने थोड़ा बहुत मज़े किए, रात को खाना खाया। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि काश मुलाकात हो जाती तो बहुत अच्छा होता। रात को सोते टाइम मैंने फ़ोन्स में जितनी सारी फ़ोटोज़ थे सबको निकाल के देख रहा था कि किस तरह हम अपना लाइफ एंजॉय कर रहे थे, और सडनली हम किस सिचुएशन में फंस गए हैं ज़िंदगी के। ये फ़ोटोज़ देखते देखते मैं सो गया, और सुबह 5 बजे जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा एक मैसेज आया हुआ था। मैं तुमको एक बार आने बोली थी, तुम 3 बार क्यों आए? ये मैसेज रानी का था। मुझे देख ली थी, मैं 3 बार आ गया उसे देखने के लिए, वो मुझे तो नहीं दिखी। फिर मैंने मैसेज किया कि तुम मुझे कहाँ देखी, मैं तो नहीं देख पाया तुमको। मैसेज आया, हाँ मैं छुप के देख रही थी। वैसे तुम 3 बार आई थी कि 4 बार? मैंने कहा 3 बार। तो फिर ठीक है, मुझे लगा कि मैं एक बार मिस कर दी। मैं देखी तुमको, तुम चोरों के जैसे इधर उधर देख रहे थे। फिर थोड़ा अच्छा फील हुआ कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। अभी मैं उसे देखा नहीं था, तो मुझे उसे कुछ भी करके देखना था। तो अभी हमने प्लान बनाया कि मैं 7 बजे जाऊंगा उसके घर के बाहर उसे देखने के लिए। उसने कहा मेरे घर के एक चक्कर लगाना, सेम रूट से होके एक बार तुम जाना, फिर लौटना, और लौटते टाइम मैं तुम्हें ज़रूर दिखूंगी। मैं 7 बजे रेडी हुआ और निकलने ही वाला था। अभिलाष आके मेरे शरीर पे पूरा डियो मार दिया, पस 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 पस। ऐसा गर्दा वाला डियो मार के जाओगा तभी तो लड़की पटेगी, डम्बल नीचे रखते हुए बोला। मैंने कहा पटाने कहाँ जा रहा हूँ भाई? शुभेंदु नींद में कहता है, भाई आते टाइम बोर्ड का लेके आना। मैंने कहा इसको और कुछ सोचता नहीं क्या? मैं निकल गया उसके घर के और इस बार वो मुझे चुप के देख रही थी। जब मैं उसके घर के पास से गुजरा तो वो देख ही रही थी। मेरे लौटने के समय वो थोड़ा सा बाहर आई, और इतने दिनों के बाद एक झलक मुझे दिखा। मेरे मन शांत होने के बजाय और अशांत हो गया था। दूर रह के जो दर्द फील कर रहा था, जो दर्द महसूस कर रहा था, पास आके वो दर्द और बढ़ गया था। हाँ ये भी सही है कि वो दर्द से अच्छा भी लग रहा था। उसे सामने देख के भी पास नहीं जा पा रहा था। मुझे उससे अब दूर रहने का मन ही नहीं कर रहा था, भाग के जाके हग करने का मन कर रहा था। पर अब कर लूँगा तो चीज़ें सब बिगड़ जाएंगी, और मैं एक शॉर्ट टर्म की एक खुशी के लिए लॉन्ग टर्म में उसे दूर नहीं कर सकता। वापस रूम आया और अब टाइम हो गया था वापस लौटने का। तो मैंने सोचा शुभेंदु का ख्वाहिश पूरा कर दूं। तो मैंने एक वोडका लेके गया। रूम में पहुंचने के बाद अभिलाष का दिमाग तो खुरापाती है, उसको तो नॉर्मल चीज़ें पसंद ही नहीं होते हैं। तो उसने वोडका ढक्कन खोला और एक ड्रॉप शुभेंदु के मुंह में डाल दिया, टपक। रुक रुक देखना अब कैसे होगा, उसने कहा। पर हुआ कुछ नहीं, क्योंकि वो काफ़ी नींद में था। फिर एक ढक्कन वोडका लिया और उसके मुंह के अंदर डाल दिया। मैंने कहा अबे जल जाएगा भाई, ये क्या कर रहा है, ये मिनी पैक हो गया पूरा। गेस व्हाट, वो नींद में ही नीट मार दिया। अभिलाष बोला अभी ये तो उठा हुआ है, पीने के लिए सोने का नाटक कर रहा है। मैंने कहा सुन मैं चलता हूँ अभी। अभिलाष बोला कहाँ? रुक, आज चिकन बनाएंगे और ब्रेकफास्ट में वोडका पियेंगे। शुभेंदु उठ के बोलते हैं हाँ भैया मैं अभी चिकन लेके आता हूँ। झट से उठा और टी शर्ट डाला और चिकन लेने चला गया, जैसे कि वो सोया ही नहीं था। तो तुम चिकन बनाने सीख गए? मैंने कहा हाँ, पौधों के साथ रहने का कुछ तो फ़ायदा मिला। फिर सुबह तो चिकन लेके आया, अभिलाष बनाया, और फिर सुबह सुबह बैठ के बॉटम्स अप। फिर मैं कुछ देर रुक के उनसे बात किया, काफ़ी सारी चीज़ डिस्कशन किया हम लोगों ने, फिर वापस आ गया। पता नहीं कितने दिनों के बाद ये मेरे साथ हो रहा था कि गर्लफ्रेंड से और दोस्तों से एक साथ मिलने का मौका मिला। 2.5 महीने के बाद तो रानी को मिल रहा था, और दोस्तों से मिले मुझे 1.5 साल हो रहे थे। बड़ा ही अच्छा समय था मेरे लिए शायद।
पर एक बात की दुख थी कि काश रानी से थोड़ा अच्छे से मिल पाता, उससे बात कर पाता, उसको हक कर पाता। मैं अब बैडली चाहने लगा था कि कब हम इंडिपेंडेंट होंगे और कब रानी से जी भर के मिल पाऊँगा। घर पहुँचने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि बहुत दिन बाद मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ। पर अब मुझे रानी से सीरियस बात करनी थी कि ऐसे तो हम ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाएंगे, तुमको पढ़ना होगा और कैसे भी करके जॉब करना होगा, अदरवाइज़ तुम्हारे पापा तुम्हारा शादी कहीं और कराना दें। 2 दिन बाद रानी के भाई का कॉल आया मुझे। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए थे? मैंने कहा, रानी को देखने। मैं उसे देखना चाहता था और वो मुझे। तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें देखना चाहती है? वो तुम्हें नहीं देखना चाहती, वो मुझे पहले ही बता चुकी, वो तुम्हें भूल गई है। मैंने कहा, प्यार को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, मुझे पता है वो मुझे मिलना चाहती थी। अब हमारा फ़ोन तो हैंगअप हो गया था उधर, पर उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे थे। वो रानी के पास गया और पूछा डायरेक्टली उसको कि तुम किसका मोबाइल यूज़ कर रही हो? उसने कहा, मैं किसी का भी फ़ोन यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना मम्मी का ना पापा का, और तुम्हारा फ़ोन तो मैं कभी छूती भी नहीं। इससे उसका डाउट ख़त्म तो नहीं हुआ, पर वो इन्वेस्टिगेशन वाला दिमाग बड़ा हो गया। अब वो रानी के ऊपर हमेशा नज़र रखना चालू कर दिया और फिर से वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसका फ़ोन फिर से पकड़ा गया। अब आप बताओ कि अब क्या होगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हमारी कहानी में सैडनेस की एंट्री होने वाली थी। अब हम दोनों फ्रस्ट्रेट रहने लगे थे। हम दोनों की बात नहीं हो पा रही थी, वो मुझे कॉल नहीं कर पा रही थी और मैं यहाँ कॉल का इंतज़ार करता रहता था। जब आपको प्रॉब्लम पता हो तो आप टेंशन में रहते हो, और जब आपको प्रॉब्लम पता नहीं हो तो आप और भी टेंशन में रहते हो। वही हो रहा था मेरे साथ। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 7 एपिसोड 4। मैं हूँ स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। लेट मी टेल यू योर स्टोरी। एक कोचिंग वाला प्यार और ट्रस्ट सेम स्टोरी ही है, सो कंफ्यूज मत होना, बस स्टोरी एंजॉय करो। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो इस आई बटन पर क्लिक करके देख लेना, अदरवाइज इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है प्लेलिस्ट की, तो आप वहाँ पे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। पर इस वीडियो को देखने से पहले वो वाला वीडियो देखना ज़रूरी है। मैं इतना सोचने लगा था कि मैं किसी और चीज़ के ऊपर फोकस कर ही नहीं पा रहा था। इसके कारण मेरी गोल्स, मेरी एम्बिशंस सब सफ़र कर रहे थे। उधर रानी के साथ भी वैसे ही हो रहा था, वो अपनी गोल्स पे फोकस नहीं कर पा रही थी। मेरे और रानी की सोच काफ़ी समान थी। हम दोनों यही सोच रहे थे कैसे इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, कैसे हमारे पेरेंट्स को मिलाएंगे, कैसे सब कुछ बैक टू नॉर्मल कर पाएंगे। उधर रानी भी मौका ढूंढ रही थी कि अपने पेरेंट्स को बता पाए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना उसे केयर करता हूँ, मैं उसे कितना खुश रखूँगा वगैरह वगैरह। इधर मैं भी अपने घर में बताना चाहता था। ये सब शुरू होने से पहले ग्रेजुएशन के दौरान रानी एक और फ्रेंड के साथ मेरे घर में आई थी। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं घर में नहीं था, पर वो मेरे पेरेंट्स से मिली थी और मेरे पेरेंट्स कहीं ना कहीं रानी को पसंद करते थे, तो मेरे लिए काम आसान था अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना। पर रानी के घर में सीन कुछ अलग था। उसके घर में मुझे जानते थे, पर इम्प्रेशन कुछ खास नहीं था मेरा। एक दिन रानी डिनर के बाद बेड सजा रही थी। उसकी माँ अंदर आई और बड़े प्यार से एक सवाल की, अच्छा कार्तिक, करता क्या है? उसकी फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं? रानी अंदर से बहुत खुश हो गई, बिकॉज उसे यही मौका चाहिए था कि अपने पेरेंट्स को वो कन्विंस कर पाए। और जब उसकी मम्मी सामने से पूछ रही थी तो उसे लगा कि उसकी मम्मी अब इंटरेस्टेड है उसकी स्टोरी में। बड़े खुशी से वो अपनी माँ को सब कुछ बताई, एवरीथिंग अबाउट मी, मैं कैसा हूँ, क्या करता हूँ, प्लान्स क्या क्या हैं। वो हर अच्छा पॉइंट बताने की कोशिश कर रही थी ताकि उसकी माँ मुझे लाइक करे, और उसकी माँ भी बड़े ध्यान से सारी बात सुन रही थी। जब रानी अपना पूरा कहानी ख़त्म करी तो उसकी माँ बोली, अच्छा है, पर सब कुछ भूल जा, पास्ट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वेट, पास्ट? रानी के दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लग गए। ये मेरी माँ क्या बोल रही है? वो कुछ सवाल पूछने से पहले रानी की माँ बोलती है, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं इसी हफ्ते। शी वॉज शॉक्ड, शी कुडंट स्पीक इवन ए वर्ड। इसको वो दिमाग में घुसा नहीं पा रही थी। उसके बीच में उसकी माँ रूम से चली गई। ऑल दिस वाइल रानी मुझसे बात तक नहीं की थी, और सडनली उससे किसी ने मेरे बारे में पूछा था, और जिस एक्साइटमेंट के साथ वो एक्सप्लेन कर रही थी उसकी माँ ने सारी एक्साइटमेंट को पैरों तले कुचल दिया। इधर रानी सोच रही थी कि उसकी माँ अब उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड है, उसकी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है, पर बात ऐसा नहीं था। उसकी माँ यही कंफर्म करने आई थी कि इतने दिन बात नहीं की है, शायद मुझे अब भूल गई होगी। कुछ देर बाद रानी धीरे धीरे शौक से बाहर आने लगी। अब उसके अंदर दर्द और गुस्सा दोनों ही भर रहे थे। एक बार के लिए रानी रो पड़ी और गुस्से से अपनी पिलो फेंकने लगी। इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग फॉर हर। जब बाहर का कोई इंसान दिल तोड़ता है तो हम उतना ज़्यादा केयर नहीं करते, पर जब अपने ही हालात नहीं समझते और मुंह फेर लेते हैं तो उस दर्द की कोई सीमा नहीं होती। छाती के अंदर इतना दर्द होता है कि जैसे दिल फट रहा है,
उसको रात भर नींद नहीं आई, सारे मेमोरीज आंखों के सामने ही आ रहे थे। पीलो में अपना मुंह छुपा के रो रही थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि काश ये सब शुरू ही नहीं हुआ होता, काश हम उस दिन भाईजाग जाते ही नहीं। ये कुछ सवाल और कुछ रिग्रेट के साथ रानी को नींद आ गया। अगले दिन सुबह उठ के ही वो चुपके से गई, अपनी मम्मी की फ़ोन से मुझे मैसेज कर दी और कुछ डिटेल्स नहीं था, बस लिखा था कि वो मेरे लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा क्या? मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आया। इतने दिन बाद तो मैसेज की और वो भी ऐसा मैसेज। अब सिचुएशन और ख़राब हो गई थी। अभी उस ओर से वो फ्रस्ट्रेट थी और इस ओर से मैं फ्रस्ट्रेट था। अब रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या होगा, कैसा लड़का होगा। पर जो भी हो, रानी अपने माइंड में सोच ली थी कि वो लड़का जब आएगा उसे मुझे बात तक नहीं करनी, इमीडिएटली उसे ना बोल देना है। और हुआ भी वैसा ही। तो नेक्स्ट डे रानी एक फ़ोन करके मुझे सारी बात क्लियर कर ली कि हाँ वो लड़का गया, मैं उसे मना कर दी। अब जिस दौरान रानी मेरे से बात नहीं करी थी, मैं सब कुछ अभिलाष से शेयर कर रहा था। और मैं आज जब बताया कि रानी उस लड़के को ना कह दिए तो उसने मुझे एक अजीब आइडिया दिया। देख, अगर इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है ना तो ले चलना उसे, कहीं अलग सेटल हो जा, फिर अपनी गोल भी फॉलो कर लेना। उधर रानी की एक फ्रेंड ने भी रानी से यही कहा, देख तेरे घर से तो और कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं, अब अगर तुझे कार्तिक के साथ रहना ही है तो भाग चल उसके साथ, खुश रहेगी यार तू। हम दोनों के दिमाग में एक ही चीज़ था जो मैंने अभिलाष को और रानी अपने फ्रेंड्स को बोली, अगर करेंगे तो फैमिली की मर्जी के साथ ही, और हमें करके रहेंगे ज़रूर। पर हमारे ये दोस्त हमसे ज़्यादा टेंस थे और ऊपर से रानी डिप्रेस भी थी, तो वो नहीं चाहते थे कि कुछ गलत हो जाए। पर हम दोनों के दिमाग में बस यही था कि चाहे 100 प्रॉब्लम हो, 1000 प्रॉब्लम हो या फिर 10,000, पहले सब कुछ क्लियर करेंगे, देन विल गेट मैरिड। शादी तो हम करके रहेंगे ज़रूर। हो सकता है 1 महीने लग जाए या फिर 1 साल या फिर 1 साल से भी ज़्यादा लगे, पर करेंगे ज़रूर। कुछ दिन बाद रानी की माँ फिर से रूम में आई और बोली कि अच्छा एक बात बता, कार्तिक क्या करेगा अगर तेरी शादी हम इसी महीने करा दें तो? ये जानने के लिए पूछी थी कि कहीं हम भागने वागने का तो प्लान नहीं बना रखे हैं। रानी बोली पहली बात तो है मुझे उसके बारे में मत बताओ कुछ भी, आपको जो अच्छा लग रहा है करिए, उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। और दूसरी बात ये है कि मैं उसे ट्रस्ट करती हूँ, वो जो कुछ भी करेगा सही करेगा, और मैं आपके ऊपर भी ट्रस्ट करती हूँ कि आप मेरे लिए जो भी सोचोगे सही सोचोगे। हमारा कोई प्लान नहीं है भागने वागने का, बस ज़रूर आएगा, इस सारा कुछ प्रॉब्लम ख़त्म करके आप सबसे बात करेगा और सब कुछ क्लियर करने के बाद वो मेरा हाथ मांगेगा। समय का मुझे पता नहीं, 1 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है, 1 साल से ज़्यादा भी लग सकते हैं, पर आएगा ज़रूर। रानी के ट्रस्ट कहता था कि वो ज़रूर आएगा, पर उसके दिमाग में बस यही क्वेश्चन था कि कब आएगा। रानी की रिक्वेस्ट के बाद उसके पापा राजी हो गए थे मिलने के लिए, और इधर मुझे अपने आप को प्रूव करना था, तो मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। उधर रानी भी चोरी छुपे अपनी मम्मी का फ़ोन लेके मुझे मैसेज कर देती थी। हम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें हो जाती थी। अब एक होप दिख रहा था कि हम दोनों के एक होने का। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 7 एपिसोड 6। मैं हूँ स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। लेट मी टेल यू योर स्टोरी। आज का स्टोरी लंबा हो सकता है बिकॉज मैं बिना कोई सस्पेंस के अभी ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये एपिसोड इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड होगा। तो अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक होगा, उधर से भी जाके आप पूरी सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। आगे हम और भी ऐसे नई नई स्टोरी लेके आएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना। और अगर आप अपना स्टोरी देना चाहते हैं तो पूरा स्टोरी पहले लिख लीजिए, उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें। रानी के पापा एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके बड़े होने के दौरान उन्होंने काफ़ी खेती बाड़ी भी किया था। वो कहते हैं ना, इंसान चाहे आसमान छू ले पर वो कहाँ से आया है वो भुला नहीं पाता। इंसान की पास्ट, इंसान की ओरिजिन कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। रानी के पापा हर वीकेंड अपने फार्म हाउस में जाते थे। हालांकि उन्होंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंसान रखा हुआ था काम करने के लिए, पर फिर भी वो वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत काम करना पसंद करते थे। एक बार ऐसे रानी के साथ चुपके से बात करते करते हमने फाइनल किया था कि रानी के पापा से मैं फार्म हाउस पे मिलूँगा और वहाँ बात करूँगा। पॉइंट ये था, अगर एक शांत जगह पे मैं उनसे बात करूँ तो मनाना आसान होगा मेरे लिए। इस दौरान मेरा एग्ज़ाम आया, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और दोनों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया था। आई वॉज श्योर कि रैंक भी अच्छा ही आएगा। कुछ दिन बाद गेट का रिजल्ट निकला, मेरा 72 मार्क्स था, जो कि एक अच्छा मार्क था। इससे मुझे PSC मिलने के चांसेस तो थे। उसी दिन रानी मुझे कॉल करी और पूछी रिजल्ट कैसा है। मैंने कहा हाँ बढ़िया है। फिर पूछी कब आ रहे हो। मैंने कहा इसी वीकेंड ही जाऊँगा। रानी बोली अब और इंतज़ार नहीं होता। थर्सडे को रानी के पापा एक पार्टी में गए थे और उनके कलीग के साथ मिलके थोड़ी सी ड्रिंक भी कर लिए।
और वापस आते वक्त उन्होंने अपना गाड़ी पेड़ पे मार दिया। वो ज़मीन पे गिर गए और वो अपने आप को उठाने की हालत में नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, पर ड्रिंक्स के कारण वो उठ नहीं पा रहे थे। सिर पे थोड़ी सी चोट लगा था, आधा चेहरा ब्लड से ढक गया था पूरा। कुछ देर बाद बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो गया वहाँ पे। कुछ लोगों ने एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस आया और उन्हें हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल से कॉल आया रानी के माँ को। पहले तो सब डर गए थे, पर जाके पता चला कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, बस सिर पे थोड़ी सी चोट आई है। उन्होंने डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर ने कहा कि अभी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, फिर भी हम रिकमेंड करेंगे कि वो यहाँ पे 3 दिन रहें, बिकॉज अभी तक कुछ पता नहीं चला, पर आगे क्या होगा उसका भी हमें पता नहीं। जब तक पूरा टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता उन्हें ऑब्जर्वेशन में रहना होगा यहाँ पे। इन सब के बीच में हमारा वीकेंड वाला प्लान की तो वाट लग चुकी थी। रानी हॉस्पिटल से अपनी माँ की फ़ोन लेके मुझे कॉल करी और इस सब के बारे में बताई और पूछी मुझे कब आ रहे हो। मैंने कहा अब कैसे यार, वो बेड रेस्ट पर हैं, मुझे नहीं पता, तुम आओ, उन्हें कुछ नहीं हुआ, तुम इतना चिंता मत करो, रानी बोली। मैंने कुछ देर सोचा कि क्या सही में जाना ठीक होगा। फिर मैं सोचा एटलीस्ट देख के तो आ जाऊँगा, पर रानी के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि रिश्तों के बाद शांत और खुशी मन में की जाती है, ऐसे हॉस्पिटल की बेड पे थोड़ी। मैं घर से निकल गया। अगले दिन वहाँ पे सुबह 8 बजे के आसपास पहुँचा। रानी मुझे बाहर से पिक कर ली, उस वार्ड में लेके गई जहाँ पे उसके पापा शिफ्ट हुए थे। मैं अंदर गया, नॉर्मली पूछा कैसे हो अंकल। उन्होंने कुछ बोला नहीं, आंखें झपकाई और सिर हिला के इशारा किया कि हाँ ठीक हूँ। मैं कार्तिक हूँ अंकल, मुझे आपसे बहुत सारे कुछ बातें करने, पर आप पहले ठीक हो जाए, उसके बाद कभी अच्छे से बैठ के बात करेंगे। उन्होंने हाथों से इशारा किया। अभी? मैंने सरप्राइजिंगली पूछा। उन्होंने पल के झपकाया। अंकल मैं रानी के बारे में बात करना चाहता था। मुझे पता है टाइम सही नहीं है, पर मैं वरीड हूँ उसके लिए। अब अभी पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी है वो। मेरा गेट अच्छा गया अंकल, और मुझे लगता है कि कोई PSUs में तो मुझे जॉब मिल ही जाएगा। पर रानी को इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए। ना वो अपनी तबीयत का ध्यान रख रही है, ना फ्यूचर का ध्यान रख रही है। दैट इज़ वाई आई एम लिटिल वरीड। अगर बात ऐसा नहीं होता तो मैं एक बार सेटल होने के बाद ही आपके पास आता बात करने के लिए। बस यही एक रीज़न है जिसके लिए मुझे जल्दी आना पड़ा। उन्होंने अपने आप को बेड पे थोड़ा सा एडजस्ट किए और बोले आज शाम को आ, अच्छे से बात करते हैं, और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। मैंने कहा ठीक है, और बाहर चला गया। मैं बाहर निकला, रानी मेरे पास आई और पूछी क्या बात हुआ। मैंने कहा नहीं कुछ ज़्यादा बात नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वो मुझे बाद में बात करेंगे मेरे से। मैंने ये नहीं कहा कि वो मुझे आज शाम को बुलाए हैं बात करने के लिए। तभी रानी की माँ आवाज़ दी रानी को। रानी चली गई वहाँ से। मैं भी अभिलाष और शुभेंदु को मिलने चला गया, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए थे। वहाँ पे जाने के बाद वैसे ही थोड़ी सी बैचलर्स वाली बातें हुई। शुभेंदु बोल रहे थे कि भैया आज ब्लेंडर्स फ्राइड पियेंगे। मैंने कहा टेस्ट चेंज कब से हो गया तेरा। फिर मुझे वो समझाने लगा कि वोडका और ब्लेंडर्स फ्राइड में अंतर क्या क्या है। पर मेरा दिमाग अभी रानी के पापा के पास था। मैं यही सोच रहा था कि शाम को जाऊँगा तो क्या बोलेंगे वो। भैया आप सुन रहे हो ना, शुभेंदु बोला। मैंने कहा हाँ सुन रहा हूँ, लेकिन आज नहीं पियेंगे। मैं यहाँ पे एक्चुअली रानी के पापा से मिलने आया हूँ। अगर अब पी के जाऊँगा तो इम्प्रेशन पूरा मिट्टी में मिल जाएगा मेरा। फिर कुछ देर रुका, वहाँ पे इवनिंग हुआ। मैं वापस से गया हॉस्पिटल। वहाँ पे वो बेड पर बैठे हुए थे। मैं अंदर गया, उन्होंने इशारा किया साइड की तरफ। वहाँ पे एक स्टील टूल पड़ा हुआ था, मैंने उसको पास लाया और बैठा उसके ऊपर। देख बात ये है कि मैं तेरे पापा को जानता हूँ, मुझे ये भी पता है तेरा फैमिली कैसा है, और तू अभी जो भी बोल रहा है मैं उसके ऊपर ना पूरा डाउट कर रहा हूँ ना पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूँ। पर मेरी बेटी जो बोली तुम्हारे बारे में उसकी माँ को, उससे पता चलता है कि तुम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल हो और मेरी बेटी का ख्याल रख सकते हो। पर बात सिर्फ मेरी नहीं है, तुमको हमारे पूरी फैमिली को कन्विंस करना होगा। इतना कहने के बाद साइड टेबल पे एक जूस की ग्लास रखा होता उसे हाथ में लिया और फिर बोले सबने अगर हाँ कहा तभी जाके तुम्हारा कुछ हो सकता है। कहते हुए वो जूस पीने लगे। मेरे दिमाग में अब ये क्वेश्चन आ रहा था कि पापा तो राजी हो गए हैं, मम्मी भी तो राजी है, रानी तो इस कैटेगरी में आती नहीं, तो बचा कौन। जूस की ग्लास पर टेबल पे वापस रखते हुए बोले और घर में सब कैसे हैं। मैंने कहा बढ़िया अंकल, सब अच्छे हैं। कुछ देर ऐसे बात करने के बाद मैं वहाँ से बाहर निकला, बाइक स्टार्ट किया और मेरे को अचानक से कॉल आया। मैं बाइक ऑफ किया और फ़ोन पे किया। ये रानी का भाई था। मुझे सुनने मिला तू इधर आया है। रानी का भाई बोला जितना जल्दी हो सके यहाँ से चला जा, वरना हमेशा के लिए घर नहीं जा पाएगा। मुझे समझ आ गया था कि उसकी फैमिली में और कौन इंसान है। जो इंसान समझने की कोशिश करता है हम उसे समझा सकते हैं एटलीस्ट, पर जो इंसान समझने की कोशिश ही नहीं करता हम उसे कैसे समझाएंगे। ये गधा पता नहीं कहाँ घूमता रहता था, इसको अभी तक उसके बाप के बारे में नहीं पता था, ना मेरे बारे में कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। और वो ऊपर से मुझे धमकी दे रहा है। मैं यहाँ पे गुस्सा होकर जवाब भी दे सकता था, पर वैसे करता तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता। तो मैंने प्यार से कहा देख मुझे तुझसे बात करनी है, बिकॉज मुझे तेरा मंजूरी चाहिए इस शादी के लिए। तुम छोटे लोग, तुम्हारा औकात नहीं हमसे बात करने की।
और ये याद रखना, मेरे फैमिली में किसी के साथ बात करने से पहले तुझे मुझसे होके गुजरना होगा। मन तो कर रहा था बोल दूंगी, तेरे बाप से बात कर चुका हूँ ऑलरेडी और तेरा बाप मान भी गया है। फिर रानी के पापा की बात याद आया कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, पर मुझे उसकी वो औकात वाली बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण मुझे गुस्सा भी आ गया। और मैं कहा, देख तुझे मानना है मान, घर में किसी को भी पूछ ले मेरे बारे में, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, मैं कोई चीट नहीं कर रहा हूँ। पर अगर तू नहीं मानेगा, तेरे को मनाने के लिए मुझे दूसरे रास्ते अपनाने होंगे। उधर से वो रिप्लाई करता है, देख तू ये शहर छोड़ के खुद जाएगा तो जा, नहीं तो तुझे भगाने के लिए मुझे दूसरे रास्ते अपनाने पड़ जाएंगे। मैंने कहा, देख बात मेरी और रानी की है, तू बीच में जो भी करने की कोशिश कर रहा है ना, सोच के करना। तू अगर कुछ गलत कर देता है ना, तो मैं सही गलत भूल जाऊंगा। अब बहस और बढ़ने लगा, चीज़ें और बिगड़ने लगी थी। मैं नहीं चाहता था उससे कुछ भी कहना, पर उसके बात मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे और वो हमेशा लिमिट क्रॉस करता जा रहा था। खैर उस दिन मैं घर लौट आया। पहले 2 दिन कुछ काम में बिजी हो गया था, पर जब फ्री हुआ तो रानी के पापा की बात याद है मुझे कि उसके फैमिली में हर किसी को मनाना होगा, हर किसी को कन्विंस करना होगा, और उसके भाई को कन्विंस करना वाकई में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए। फिर भी मैं हर हालत में उसे कन्विंस करना चाहता था, बिकॉज मैं यहाँ से गिव अप तो नहीं कर सकता था ना। उधर रानी भी अब कॉल नहीं कर रही थी। 1 हफ्ते बाद मैं कॉल किया उसके भाई को और बोला, देख मुझे तुझसे बात करना है। बोलता है, हाँ बोल। पता नहीं किस बात का अकड़ दिखा रहा था वो। मैंने कहा, देख रानी का मूड सही नहीं है, उसे समझाना होगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। किसने कहा उसका मूड ठीक नहीं है, वो तो पूरा ठीक है, उसने बोला। और कहा, वैसे वो तुमको भूल गई, उसे समझाने वजाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है कि क्या चल रहा है तुम्हारे घर में, बस उसे बोल देना कि सब सही हो जाएगा, बस अपनी पढ़ाई करती रहे। उसने कहा, देख मुझे तू इरिटेट मत कर और मेरी फैमिली को दिमाग से निकाल दे। कैसे निकाल दूँ? मैंने कहा, ये मेरी भी फैमिली है, जस्ट बीच में तू टांग अड़ा रहा है। कुछ देर वैसे ही बेस हुआ, फिर दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, कुछ तो सॉर्ट नहीं हुआ, ऊपर से और भी बिगड़ गया सारा चीज़। ऐसे कुछ दिन गए, फिर से एक दिन मैंने कॉल किया, पर वही बात हुआ जो होना था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उसने कहा, देख इरिटेट मत कर, मैं कह चुका हूँ रानी तेरे को भूल गई है, अब तू नहीं सुनेगा तो मैं कुछ गलत कर बैठूँगा। और उधर रानी भी मेरे से बात नहीं कर रही थी और बात किए हुए उसे 2 हफ्ते हो गए थे, पर फिर भी एक विश्वास सा था अंदर, एक ट्रस्ट था कि वो कभी भी ऐसे नहीं कर सकती हैं। फिर भी एक डाउट होने लगा मुझे और नेगेटिव ख्याल्स आने लगे मेरे मन में। उधर उसका भाई भी रानी की ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ था पूरा, कि वो तुम्हें चीट कर रहा है, वो यहाँ बात करने नहीं आएगा वगैरह वगैरह। रानी भी ट्रस्ट करती थी, फिर भी उसकी भाई की बातों में बहल जाती थी। रानी का भाई जितना हो सके रानी के दिमाग में मेरे बारे में नफरत भरने की कोशिश कर रहा था। कई हद तक वो सफल भी हो रहा था। रानी ये तो जानती थी कि मैं उसके पापा को मिलने आया था, पर वो ये नहीं जानती थी कि मैं उसके पापा से क्या बात किया। सो अब वो वाकई में शक करने लगी थी मुझे कि सच में क्या मैं उससे शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। फिर करीब 10 दिन बाद मुझे एक मैसेज आया रानी का, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? मैंने लिखा, वेरी सून, क्योंकि पापा राजी थे, मम्मी भी राजी थी, बस भाई को मनाना था, पर मैं यही नहीं कर पा रहा था। अब रानी और फ्रस्ट्रेट हो गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी मम्मी पापा राजी थे एक समय में, मैं गया था बात भी करने, पर उसे कोई कुछ नहीं बता रहा है कि क्या बात हुआ हमारे बीच में। ऊपर से उसका भाई उसकी ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ था, और इधर से मैं कह रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक होगा? रानी बोली, अभी तक पापा नहीं माने हैं, भैया को नहीं मना पाए, तुम मम्मी का कुछ पता नहीं, तुम क्या कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। मुझे तुम पे अब भी ट्रस्ट है कार्तिक, प्लीज़ तोड़ना मत। नहीं तोड़ूंगा यार, बस भरोसा रखो, मैंने कहा। पर जब इंसान एक बार डाउट करना शुरू कर देता है ना, चाहे जितना भी ट्रस्ट हो, धीरे धीरे घट के ख़त्म होने लगता है। उधर उसके भाई के साथ भी मेरा बात और बिगड़ता है। जितनी बार भी आप बात करने की कोशिश करो, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते ही जाता है और आके थ्रेट वार्निंग पे रुकता है। इसे एक दिन मैंने उसे कॉल किया था, बात करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, बात बहस पे कन्वर्ट हुई, फिर से थ्रेट वार्निंग। उसने कहा मुझे, कभी तू यहाँ होगा, तेरे पापा घर पे होंगे, अगर उन्हें कुछ हो जाए तो तू क्या करेगा? मैंने कहा, देख अभी तू लिमिट क्रॉस कर रहा है, मुझे तू बहुत अंडरस्टिमेट कर रहा है। अगर तू मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है तो मैं भी तेरी फैमिली के साथ कुछ गलत कर सकता हूँ। तू बस उसी फैमिली का हिस्सा है, अभी तक जिंदा है, समझा? नहीं तो तुझे कब का उड़ा दिया होता मैंने कहा। अब मैं सीरियसली गुस्सा हो गया था। ऐसे कुछ दिन बीता और अचानक से एक दिन रानी कॉल करी और बोली, देखो तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या करने वाले हो, मुझे कुछ नहीं पता। बस एक काम कर दो मेरे लिए, अपनी आंखें बंद करो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, कुछ अच्छे पल याद करो और मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे हार मान सकती हो यार तुम?
अभी अगर तुम हार मान जाओगी तो मैं कैसे लड़ पाऊंगा अकेले? अरे इतना समय तो साथ में मिलकर लड़ रहे थे, अचानक से क्या हो गया तुम्हें? रानी बोली, तुम्हें कुछ नहीं पता, यहाँ बहुत कुछ चल रहा है मेरे घर में। मेरे भाई रोज़ आके मुझे गाली देता है, तुम्हारे बारे में कुछ गलत सलत बोलता है, रोज़ मुझे गाली पड़ता है घर में यहाँ पे। और ऊपर से तुम भी पता नहीं क्या कुछ कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मेरा पेशेंस नहीं है कार्तिक, मैं और नहीं सह पाऊँगी। बस अपने आँख बंद करो और कुछ अच्छी चीज़ के बारे में सोचो, प्लीज़ मुझे भूल जाओ। यहाँ पे असली विलेन उसका भाई था, जिसने वो मरने मारने वाली बात रानी को बता दिया था। अब रानी मुझे गलत समझ रही थी, क्योंकि अगर बात मरने मारने की हो तो शादी तो मायने नहीं रखता ना। मैंने कहा, रानी प्लीज़ सुनो मेरी बात। उस दिन तुम्हारे पापा मान गए थे, उन्होंने कहा फैमिली में सब राजी होंगे तभी हमारा मैरिज हो पाएगा। सब राजी हैं पर तुम्हारा भाई नहीं है बस। अब मुझे ये बताना पड़ा, बिकॉज अब नहीं बताता तो शायद रिलेशनशिप भी टूट जाता। अब रानी शांत हो गई थी और फिर से मुझे ट्रस्ट करने लगी थी। वैसे कुछ दिन बीते और रानी फिर से एक दिन मुझे कॉल करके वही बात कि लेट्स क्लोज आवर आइज एंड लिव लाइक दिस ओनली। उसकी माइंड बार बार स्विंग हो रहा था उसके भाई की वजह से। इधर मैं भी उससे बात नहीं कर पा रहा था और उसका भाई पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाया जा रहा था रोज़, वो भी मुझे पता नहीं चल पा रहा था, बिकॉज मेरी अब रानी से सही से बात ही नहीं हो पा रही थी। अब दिन पानी की तरह बहने लगे थे पर हमारा बात नहीं हो पा रहा था। कभी कभी जब बात शुरू होता तो रानी बहुत रोती थी, कहती थी मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगी, आई रियली लव यू कार्तिक। लेकिन कुछ देर के बाद फिर से वही बात, आंखें बंद करो, जैसे चल रहा था वैसे चलने दो। ये करते करते अब मैं बहुत कोशिश कर रहा था मनाने के लिए उसकी भाई को, उसकी भाई मान नहीं रहा था। ऊपर से रानी मेरी बात सुन नहीं रही थी और वो भी हार मानने लगी थी। एक दिन रानी का भाई घर पे कॉल किया और मेरी बहन फ़ोन उठाई। वो बोला, अगर तुम्हारे घर में सबकी सलामती चाहते हो तो कार्तिक को रोक लो। और पता नहीं क्या कुछ बातें हुआ, पर जब मैं घर पहुंचा उस दिन तो मुझे घर से बहुत डांट सुनना पड़ा। बहुत कुछ सुनाई घर वालों ने मुझे। अब मैं भी हार मानने लगा था। अब मुझे लगा कि ये शायद अब ज़्यादा होने लगा है। उस दिन अपने आप को एक कमरे में बंद करके बहुत रोया मैं, और मेरा मन भर गया था पूरा। मैं अब भी रानी से प्यार करता था, पर अब सेक्रीफाइस के लिए रेडी भी हो गया था मैं। अपनी आंसू पोंछा और एक कॉल किया, उसको भाई को लगाया, मुझे रानी से बात करना है। मैंने कहा, वो तुमसे बात नहीं करेगी, वो तुमको भूल गई है। उसने बोला, मैंने कहा बस एक बार बात करा दो, अगर वो अपने मुंह से बोल दी थी ये बात तो आज के बाद कभी कॉल नहीं करूँगा। इतना कहने के बाद फ़ोन 30 सेकंड म्यूट में रहा और फिर रानी की आवाज़ आई, भूल जाओ कार्तिक, आंखें बंद करो और अपनी खुद की लाइफ जियो। सुन लिया? उसकी भाई बोला, अभी आगे से कॉल मत करना, और काट दिया। उसकी वो बात सुन के मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, मैं फ़ोन पटक दिया ज़मीन पर और बहुत जोर से चिल्लाने लगा। फिर वो गुस्सा दर्द में बदल गया और आंखों से आंसू निकल आए। 2 बूंद आंसू निकले पर पी गया। दर्द हुआ कुछ देर पर भुला दिया। कैसे लगा कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना। मैं ऐसी डायनामिक स्टोरी आगे लाता रहूँगा। उन्हें मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना ताकि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।